हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजन आरएस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना जयपाल चौधरी। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने जहां पर बात कर रहे थे कि राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, भौतिक विभाजन का पहला पार्ट अपन देख रहे थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के उद्भव के बारे में यानी विस्तार के बारे में अपन ने देख लिया था। उसके जो निर्माण की बातें अपन कर रहे थे उसके अपन ने बातें कर ली थी। अब बात करेंगे अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। अपन ने पिछले वीडियो में बताया था कहां कहां विस्तार है, कैसे कैसे फैला हुआ है। आज अपन बात करेंगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे ये फैला हुआ है। तो देखिए, ये आपका आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा आपसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के डिवीजन की। देखिए, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है इसको वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर अपन दो भागों में बांट कर देखेंगे। कितने भागों में बांट कर देखेंगे? दो भागों में बांट कर देखेंगे। ये अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला और आधार क्या लेंगे अपन? वर्षा की मात्रा। ये लो, ये है आपका वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कौन सा रहा? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, और दूसरा आपका रहेगा 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। देखिए, इसका जो डिवीजन अपन ने किया है, इस डिवीजन से भी गत परीक्षाओं में सवाल पूछे गए। इन सवालों का यदि अपन दृष्टिपात करें तो कौन सा सवाल था? कौन सी वार्षिक वर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है? तो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा किसको किससे अलग करती है? शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है। ये सवाल गत प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा रहा? इसको मैं लिख रहा हूं शुष्क मरुस्थल, ये लो साहब। और ये अपना कौन सा रहेगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये लो अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपन बात करें किसकी? शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को भी इसकी खुद की स्थिति के आधार पर अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? तो देखिए, शुष्क मरुस्थल को इसकी खुद की स्थिति के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? रेतीला मरुस्थल, ये आपका रेतीला मरुस्थल, और ये कौन सा है? पथरीला मरुस्थल। इसकी संरचना, इसके विकास के आधार पे इसको दो भागों में तोड़ा गया है। तो इसमें सबसे पहले अपन किसको पढ़ रहे हैं? शुष्क मरुस्थल को। तो एक नंबर पे अपन ने किसको लिया? मेरे पास थोड़ा सा अभाव है जगह का, तो मैं यहीं पे ले रहा हूं। ठीक है, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को अपन ने कितने भागों में तोड़ा? दो भागों में तोड़ा। कौन कौन सा पार्ट देखा? ये लो साहब, पहला लिया अपन ने रेतीला, कौन सा पार्ट लिया? रेतीला मरुस्थल, ये लो साहब रेतीला मरुस्थल। और दूसरा पार्ट अपन ने कौन सा लिया? ये यहां लिखा हूं मैं, पथरीला मरुस्थल, पथरीला। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से यहां से बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये लो पथरीला मरुस्थल। कौन कौन सा लिया? रेतीला मरुस्थल और पथरीला मरुस्थल। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी? ये देखो, मैं यहाँ पे इसको दृष्टिपात आपको दिखा रहा हूं। ये रेतीला मरुस्थल, ये लो, और ये आपका रहेगा कौन सा? पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, ये लो। अब देखिए, सबसे पहले इसमें शुष्क मरुस्थल को अपन ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। कौन कौन सा रहा? रेतीला मरुस्थल, और दूसरा कौन सा? पथरीला मरुस्थल। अब सबसे पहले अपन किसका अध्ययन करेंगे? रेतीला मरुस्थल अपन किसको कह रहे हैं? इसकी बात अपन अब करेंगे। तो देखिए,
रेतीला मरुस्थल जो है वो शुष्क मरुस्थल का वह भाग जो कि पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे, पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, कौन कौन सा रहा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू का कुछ क्षेत्र और जोधपुर का पश्चिमी भाग जो कि बालू का, कैसे, बड़े बड़े बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, मतलब जिसमें रेत के बड़े बड़े बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के बड़े बड़े बालू का मतलब स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और कौन सा, गंगानगर, जोधपुर का पश्चिमी भाग व चूरू के क्षेत्रों में फैला हुआ रेत के बड़े बड़े बालू का स्तूपों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, रेतीला मरुस्थल, या इसको क्या कहा जाता है, ईर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईर्ग कहा जाता है। ईर्ग क्या कहा जाता है, ईर्ग। सवाल नाना प्रकार की परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, ईर्ग क्या है, तो रेतीले मरुस्थल को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, ईर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईर्ग। मैंने क्या कहा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र जो कि बड़े बड़े बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, इसमें जोधपुर का पश्चिम भाग और चूरू के कुछ बड़े बड़े बालू का स्तूपों वाला एरियाज को शामिल किया जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, रेतीला मरुस्थल या ईर्ग कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो चीजें और अपन अध्ययन करेंगे कि भाई ये जो बालू का स्तूप है ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये जो बालू का स्तूप है ये पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। किसके लिए जाने जाते हैं, पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। दूसरी बात, ये जो रेत के बालू का स्तूप है इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इन रेत के बालू का स्तूपों में अपन बात करें किसके लिए, अपनी मृग मरीचिका के कारण भी जाने जाते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, जैसे है वैसे दिखाई नहीं देते और जो दिखाई दे रहे हैं वैसे है नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, रेतीले मरुस्थल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन कौन से, मुख्यतः जैसलमेर जिले के रामगढ़ सम व तनोट के टीले विश्व विख्यात है, रामगढ़ सम व तनोट के टीले विश्व विख्यात है। दूसरी बात अपन यहां करें, इसी क्षेत्र में क्रमागत बालू का स्तूपों को यानी जो लगातार खत्म नहीं हो रहे हैं, क्रमागत बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, धैर्यन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धैर्यन। इसी क्षेत्र में फैले हुए क्रमागत बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, धैर्यन कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोरे का। क्रमागत बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, धैर्यन कहा जाता है, जबकि लहरदार बालू का स्तूपों को क्या बोला जाता है, धोरे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धोरे। यही से सवाल आता है, धैर्यन क्या है या धोरे क्या है, कौन से इलाज में फैले हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो अपन बता सकते हैं। हर परीक्षा में अपन इन क्षेत्रों से सवाल पुट अप होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात अपन बात करें, हाल ही में अपन देखें, अगर करंट विषय की बात करें तो धोरा, अभी देखिए आपके धोरा एक्सप्रेस एक क्या चलाई गई है, बस चलाई गई है, धोरा एक्सप्रेस। तो धोरा एक्सप्रेस का संबंध किससे है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पूछा गया था, धोरा एक्सप्रेस का संबंध किससे है, तो धोरा एक्सप्रेस से ही बीकानेर जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चलाई गई एक पर्यटन, आपका आरटीडीसी, राजस्थान का जो आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आरटीडीसी ने जो एक बस चलाई है जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चलती है और किसको, स्थानीय या यूं कह लीजिए देशी व आपको विदेशी पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का लुत्फ दिलाने के लिए ये बस चलाई गई है, ठीक है। तो धोरा एक्सप्रेस का संबंध किससे है, आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का। कहां पर, ये जो टीले हैं कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कौन, बड़े बड़े रेत के टीलों का लुत्फ दिलाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा चलाई गई जो बस है वो कौन सी है, धोरा एक्सप्रेस है, ठीक है। अब अपन लौट के आते हैं वापस पुनः अपने वहीं पे। इसी क्षेत्र में देखिए दोस्तों दो प्रकार की रेत की टीले और भी है, अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ आकृति के, अनुप्रस्थ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ आकृति के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य आकृति के बालू का स्तूप वायु के वेग के समानांतर बनते हैं। मतलब क्या हमने, अनुदैर्ध्य आकृति के बालू का स्तूप वायु के वेग के पैरेलल बनते हैं। पैरेलल, जिस दिशा में वायु जा रही है उसी दिशा में होंगे। इस प्रकार के बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने, दोबारा ध्यान से सुनिए। इसी क्षेत्र में अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य आकृति के बालू का स्तूप वायु के वेग के कैसे बनते हैं? पैरेलल, समानांतर, पैरेलल बनते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में ये बहुतायत पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में अनुप्रस्थ आकृति के बालू का स्तूप जो कि वायु के वेग के कैसे बनते हैं? वर्टिकल बनते हैं, लंबवत बनते हैं। कैसे बनते हैं? वर्टिकल बनते हैं, लंबवत। अनुप्रस्थ आकृति के बालू का स्तूप कैसे कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। ये लो, बीकानेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। कैसे बनते हैं? वायु के वेग के वर्टिकल, लंबवत बनते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात अपन बात करें कि इसी क्षेत्र के अगर यदि अपन किधर किसके पूरब की ओर जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं तो अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये लो, अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। या यूं बोल दीजिए कि ये इस प्रकार के बालू का स्तूप जब पूरब की ओर खिसकते हैं तो इनका आकार बढ़ने लगता है और कैसा रूप ले लेते हैं? अर्धचंद्राकार आकृति का रूप ले लेते हैं। और इस प्रकार की जो बालू का स्तूप है ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप है ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र भी इन्हें क्या कहा जाता है? मुख्यतः स्थानीय भाषा में इन्हें कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है? बरखान और बरछान कहा जाता है। ये सवाल भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया, बरखान और बरछान। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है बरखान और बरछान, इनको स्थानीय भाषा में कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र में। किसको? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बरखान या बरछान कहा जाता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप वायु के अत्यधिक वेग के कारण अपना स्थान क्या करते रहते? बदलते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कन्वर्ट होते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कौन सा? ट्रांसफर ड्यून्स। ट्रांसफर ड्यून्स मतलब स्थानांतरित बालू का स्तूप इनको बोला जाता है। ट्रांसफर ड्यून्स बोला जाता है, स्थानांतरित बालू का स्तूप इनको कहा जाता है। और ये जो बालू का स्तूप है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए और क्या कहा इनको? बरखान और बरछान कहा। तीसरा दूसरा अपन ने नाम क्या दिया? स्थानांतरित बालू का स्तूप नाम दिया। और पहले अपन ने क्या नाम दिया इसको? अर्धचंद्राकार आकृति के बालू। कहां ज्यादा पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में बहुतायत पाए जाते हैं। कहां ज्यादा पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। अब देखो वायु का वेग कम होगा तो इस प्रकार इसी क्षेत्र को छोड़ दीजिए। अगर अपन पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जोधपुर वाला इलाका है, पश्चिम की ओर घूमेंगे तो जोधपुर का इलाका, तो इसमें क्या होता है? वायु का जब वेग कम होता है तो कुछ बालू का स्तूप ऐसे हैं उनकी आधी वलय टूट जाती है। और आधी वलय टूट जाने के कारण ये जो इस प्रकार की आकृति के बालू का स्तूप बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? सीप आकृति के बालू का स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीप आकृति के बालू का। और सीप आकृति के बालू का स्तूप क्या है? इनको दूसरा नाम है तलवार की आकृति के बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये तलवार की आकृति के बालू का स्तूप ये कहां पाए जाते हैं?
जोधपुर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में। और ये सवाल भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सीप आकृति के या तलवार की आकृति के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। अब तीसरा, अब ये तो किसके आधार पे अपन बात की, वायु के वेग के आधार पे या इन जो वायु के द्वारा मृदा का अपरदन हुआ उसके द्वारा निर्मित बालू का स्तूपों की बात की। कुछ बालू का स्तूप है वो इस एरियाज में किसके द्वारा बनते हैं? कुछ प्राकृतिक अवरोधों के कारण भी बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? प्राकृतिक अवरोधों के कारण भी बालू का स्तूपों का इस क्षेत्र में निर्माण होता है। तो देखिए, प्राकृतिक अवरोधों के कारण जो बालू का इस क्षेत्र में प्राकृतिक अवरोध क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, या तो कोई वनस्पति हो सकती है, या इधर इस क्षेत्र में क्या हो सकता है? कौन सी वनस्पति? छोटी वनस्पति, बड़ी वनस्पति हो सकती है। तो इस क्षेत्र में अपन बात करें तो बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? परवलयकार। दोबारा लिख रहा हूं, पैराबोलिक बालू का स्तूप, या इनको अपन क्या बोलते हैं? परवलयकार बालू का स्तूप। बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? पैराबोलिक। इस प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में बहुतायत पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? और शेखावाटी क्षेत्र में भी बहुतायत कहां पर? चूरू जिले। और चूरू जिले में भी कहां पर? मुख्यतः चूरू जिले के सरदार शहर, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़ क्षेत्र में ये बहुतायत पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में और किस प्रकार के बालू का स्तूप? बड़ी वनस्पति का अवरोध काफी विद्यार्थियों के मन में चल रहा है कि बड़ी वनस्पति, खेजड़ा, बबूल। इस प्रकार कई बार आपने इधर अगर जाना हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा, खेजड़ा बीच में दबा हुआ है, चारों तरफ मिट्टी का ढेर, और चारों तरफ जो बालू का स्तूप का निर्माण होगा वो कैसा है? पैराबोलिक बालू का स्तूप है। तो देखिए, इसके अलावा आपके माइंड में बात आ रहा हो कि बड़ी वनस्पति नहीं हो तो छोटी वनस्पति हो सकती, तो छोटी वनस्पति के अवरोध से बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? ये देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं सर्पिलाकार बालू का स्तूप। सर्पिलाकार बालू का स्तूप जो कि छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं, और इस प्रकार की जो बालू का स्तूप है ये कहां पाए जाते हैं? सीमावर्ती, मतलब कौन सी सीमावर्ती? पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में ये बहुतायत पाए जाते हैं। अब एक प्रकार का बालू का स्तूप और बनता है, वो कौन सा है? उसको अपन कहते हैं, कौन सा? यहां पे मैं बना रहा हूं, जो कि आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, तारांकित बालू का स्तूप। तारे की आकृति के बालू का स्तूप, ये लो, तारे की आकृति के जो बालू का स्तूप है ये कहां पाए जाते हैं? या यूं कह दीजिए, छोटी वनस्पति जब नष्ट हो जाती है तो वायु के वेग के द्वारा जब वो इसका स्थानांतरण होता है, यहां से हटती है, और इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? तारांकित बालू का स्तूप कहते हैं। और तारांकित जो बालू का स्तूप है ये बहुतायत कहां पाए जाते हैं? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में बहुतायत पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में ये बहुतायत पाए जाते हैं। कौन से हैं? तारांकित या तारे की आकृति के बालू का स्तूप। अब देखिए, अपन ने क्या देखा? बालू का स्तूपों की आकृति देखी। कौन कौन से बालू का स्तूप? सबसे पहले मैंने क्या बताया? इस क्षेत्र में एक बार पुनः समराइज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? पथरीला मरुस्थल, सॉरी, रेतीला मरुस्थल किसको कहा? पाकिस्तान की सीमा के सारे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जो कौन सा है? गंगानगर, चूरू व जोधपुर के पश्चिमी भाग में फैले हुए बड़े बड़े रेत के बालू का स्तूपों वाला क्षेत्र जो कि क्या कहलाता है? रेतीला मरुस्थल या इर्ग कहा जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में मैंने क्या कहा? किसके लिए विख्यात है? पर्यटन के लिए विश्वविख्यात है। और क्या बताया? इस क्षेत्र में अपन ने दो बातें और बताई कि इसी क्षेत्र में जैसलमेर जिले के रामगढ़, सम व तनोट के टीले विश्वविख्यात है। और किसके लिए बताया? इस क्षेत्र के जो बालू का स्तूप है वो किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी मृग मरीचिका के लिए। मृग मरीचिका किसको बताया? मृग मरीचिका अपन ने कहा कि टोटल रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे है वैसे दिखाई नहीं दे, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे है वैसे दिखाई नहीं दे रहे। अब इसी क्षेत्र में मैंने क्या कहा? धैर्य और धोरे, मतलब क्रमागत, मतलब लगातार, जो कंटिन्यू
क्रमागत बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है? धैर्यन कहा जाता है। और लहरदार बालू के स्तूपों को क्या बोला जाता है? धोरे बोला जाता है। और इसी क्षेत्र में अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य आकृति के बालू का स्तूप वायु के वेग के कैसे बनते हैं? पैरेलल, समानांतर बनते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? रेखीय या कौंदनवर्ती बालू का स्तूप बोला जाता है। और ये कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। और फिर अपन ने क्या बताया? अनुप्रस्थ आकृति के बालू का स्तूप वायु के वेग के कैसे? पैरेलल, कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। फिर अपन ने बात की कैसे? अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। इनका दूसरा नाम क्या बताया अपन ने? शेखावाटी में इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बरखान या बरछान का। बरखान और बरछान का मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको अपन अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, बार बार देख सकते हैं बरखान या बरछान क्या है। ठीक है, अब अगला कौन सा है? सीप आकृति। सीप आकृति के बालू का स्तूप या तलवार की आकृति के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। फिर अपना आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप अपन किसको कहा? बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। जो कि मुख्यतः कहां? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में भी कहां? चूरू जिले। चूरू जिले में भी कहां? तारानगर, सरदार शहर और कौन सी क्षेत्र में? तारानगर, सरदार शहर। और अपन बात कर रहे थे रतनगढ़ क्षेत्र में ये बहुतायत पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आकृति के जो बालू का स्तूप अपन ने क्या कहा? छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सीमावर्ती क्षेत्रों में ये बहुतायत पाए जाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों, पाकिस्तान की सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे थे तारे की आकृति के बालू का स्तूप, जो कि मैंने आपको बताया आरपीएससी व्याख्याता भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया था। तारे की आकृति के बालू का स्तूप कहां? सूरतगढ़, गंगानगर जिले में ये बहुतायत पाए जाते हैं। दूसरा, इसी क्षेत्र में, ये तो अपन ने किसकी बात की? ओवरऑल बालू के स्तूपों की बात की। इसी क्षेत्र में जैसलमेर जिले के, किसकी बात कर रहे हैं? रेतीले मरुस्थल में। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक भूगर्भीय मीठे जल की जलपट्टी का विकास हुआ है। क्या बताया मैंने? इसी क्षेत्र में, रेतीले मरुस्थल में ही मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक भूगर्भीय मीठे जल की जलपट्टी का विकास हुआ है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इस लाठी सीरीज वाले क्षेत्रों में मीठी व पौष्टिक घास सेवण पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सेवण घास। और इस सेवण घास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लिलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिलोन। और ये सवाल बहुत परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, लिलोन। अब देखो दोस्तों, दो चीजें हैं, लिलोन और लीलन। लीलन तो आप सबको विदित होगा, घोड़ी का नाम है। और लिलोन क्या है? घास। कौन सी घास? सेवण घास को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पिछली में पूछा गया था, सेवण घास। ठीक है, तो लीलन और लिलोन में अंतर समझ गए। लिलोन किसको कहा अपन ने? सेवण घास को जैसलमेर जिले में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लिलोन कहा जाता है। तो उसी क्षेत्र में लिलोन घास कहां पाई जाती है? लाठी सीरीज वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और लाठी सीरीज का विस्तार कहां से कहां तक है? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक इसका विस्तार कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। ये था आपका कौन सा? ओवरऑल रेतीले मरुस्थल की अपन ने बातें। दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को? लाइक कीजिए। और कहीं समस्या आए आपको, कहीं इसमें कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की समस्या आए तो मुझे कमेंट कीजिए। नंबर आपके पास होंगे, आप मुझे कॉल करके बताइए। किसी भी प्रकार की समस्या का निदान करने की मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा। और यदि पूर्णतः ये समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे, आपका उपयोगी है, तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो। ओके।